हेलो दोस्तों। आज इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप में ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका होना पार्टनरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या एसेंशियल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप के लगभग ये 8 फीचर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्राइम माने जाते हैं, ज़रूरी माने जाते हैं किसी भी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप के लीगल टेंडर के तौर पे होने के लिए। मतलब अगर पार्टनरशिप अपने आप को पार्टनरशिप अगर प्रूव करना चाहता है, इसका मतलब यही होता है कि अगर पार्टनरशिप अपने आप को पार्टनरशिप के स्टैंड पे अगर खड़ा होना चाहता है तो उन्हें इन 8 रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो बात है, इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फिर हम यूँ कहें इसके अगर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या यूं कहें इसके एसेंशियल फीचर्स की, तो ये है सबसे पहला 2 और मोर पर्सन का होना। जी हाँ, एक पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कहलाने के लिए मिनिमम अगर आप समझें तो मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत है। एटलीस्ट 2 लोगों की ज़रूरत होती है, 2 पर्सन की। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक 2 लोग नहीं होंगे वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। वही अगर हम आगे बात करें तो हाँ, एक और बात है, मैक्सिमम के लिए यहाँ पे एक लिमिट सेट है कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में 50 लोगों से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है कि 50 लोगों से ज़्यादा पार्टनर नहीं बन सकते किसी भी पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप बनने के लिए, पार्टनरशिप के एलिजिबिलिटी को पास करने के लिए सबसे ज़रूरी है 2 लोगों का पार्टनर होना। हालांकि लिमिट ये है कि मैक्सिमम 50 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ, एक स्पेसिफिक केस है जिसके अंतर्गत ऐसा अलाउ किया गया है कि 100 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। ये 100 पार्टनर्स तक हो सकते हैं, पर इसके लिए एक स्पेशल लॉ है। इसके अंतर्गत ये एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 50 लोग से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। ये पार्टनरशिप का सबसे पहला इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि पार्टनरशिप को कहलाना तभी इम्पॉर्टेंट हो पाएगा, तभी ये संभव हो पाएगा जब मिनिमम इसमें 2 पार्टनर हो। हाँ, मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। 100 वाली जो क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिक लॉ के अकॉर्डिंग है। नॉर्मली अगर एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं तो आपका जवाब 50 ही होना चाहिए, 50 ही होना चाहिए। हाँ, एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो विदाउट एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट। एक बात समझिएगा, विदाउट एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पार्टनरशिप का कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यह बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि पार्टनरशिप में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो उसका एग्रीमेंट ही होता है। हाँ, एग्रीमेंट को लेकर के यह आपको सुविधा दी गई है कि आप एग्रीमेंट ओरल या रिटेन किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, ये आपको सुविधा दी गई है। पर ध्यान रहे कि एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना पार्टनर नहीं कहलाएगा, पार्टनरशिप नहीं एग्जिस्ट हो सकता। तो एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ऑप्शन दिया है कि आप ओरल एग्रीमेंट बना लें या रिटन एग्रीमेंट बना लें। वैसे आपको जानकारी हो कि रिटन एग्रीमेंट जो होता है जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है, आप ऐसे समझें कि जब पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो जाता है तो रजिस्टर्ड जो एग्रीमेंट होता है इसको हम डिड के तौर पे जानते हैं। तो आप लोगों को के सामने में अगर एग्रीमेंट की जगह पे अगर डिड जैसा वर्ड है तो आपको परेशान नहीं होना है। डिड इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, पर ध्यान रहे कि डिड तब बनता है जब ये हम पार्टनरशिप को हम रजिस्टर्ड कर देते हैं। हम इसको रजिस्टर्ड कर देते हैं पार्टनरशिप को, तब यह डिड कहलाता है। वैसे डिड और एग्रीमेंट के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक हेयरलाइन डिफरेंस है। जानकारी हो आपको कि एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है,
पार्टनरशिप को जिंदा करने के लिए, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कहलाने के लिए लीगल फॉर्म में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। वही रिटन एग्रीमेंट अगर मैं ले जा करके अगर रजिस्टर्ड कर दिया तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो है ये आपका डिड कहलाने लगता है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं वैसे, पर ध्यान रहे कि अगर हम और मेरा दोस्त, मतलब मेरा नाम है राम और दूसरा मेरा दोस्त है श्याम, क्या हम लोग असला बारूद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होना ज़रूरी है। गैर कानूनी बिजनेस को कभी भी पार्टनरशिप के अंतर्गत रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि बिजनेस कभी भी कानूनी, लॉफुल होना चाहिए भारतीय कानून के नियम के तहत। वही अगर हम बात करें तो हमने दूसरे इसेंशियल फीचर की बात करी कि एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। हमने तीसरा इसेंशियल फीचर की बात करी कि लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। चौथे इसेंशियल फीचर की अगर बात करें तो म्यूचुअल एजेंसी है। ये आपसी सहमति की बात होती है, सहमति की बात होती है, ये आपसी सहमति की बात है कि कौन बिजनेस को चलाएगा। मान लीजिए 3 दोस्त हैं और ये तीनों दोस्त जो हैं इनका नाम एक्स, वाई और जेड है। ये तीनों मिलकर के एक बिज़नेस को चलाना चाहते हैं। वैसे तो तीनों मिलकर चला सकते हैं। अगर इनके बिहाफ में कोई एक्स है वही इस बिज़नेस को चलाना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है। ये आपस के अंडरस्टैंडिंग पे उन तरफ से डिपेंड करता है कि आपस में उन लोगों की आपसी समझौता कैसा है, उनका आपस का अंडरस्टैंडिंग कैसा है। खैर, शेयरिंग प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट माना जाता है पार्टनरशिप का। कोई भी पार्टनरशिप तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक वहाँ के पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयर ना करते हों। प्रॉफिट का शेयर करना एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है कंडीशन पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कहलाने का। कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप तभी कहला सकता है जब उसके पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करते हो। हालांकि जो भी रेशियो हो उनका बांटने का वो तय कर सकते हैं आपस के एग्रीमेंट से, पर उनका प्रॉफिट शेयर करना, प्रॉफिट ठीक क्या, लॉस का भी शेयर करना, लाइबिलिटीज़ का भी शेयर करना, ये सभी चीज़ का शेयर करना उनके लिए एक सबसे प्राइम वर्क माना जाता है पार्टनरशिप के तहत। पार्टनरशिप तभी कहला सकता है जब वहाँ के पार्टनर जो हैं वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हों अपना। खैर, लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो हर पार्टनर की लाइबिलिटीज़ जो होती है ये अनलिमिटेड कही गई है। अगर आप जनरल पार्टनरशिप की बात करते हैं, अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप में नहीं हैं, तो सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इवन आपको जानकारी हो कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म जो है आपका वो अगर डेप्ट नहीं चुका पा रहा तो उस सिचुएशन में आपकी, मतलब अगर आप पार्टनर हैं तो पार्टनर्स का पर्सनल एसेट्स भी यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज टू रीपे द लोन्स एंड डेब्ट्स। ध्यान रहे, एक पार्टनरशिप अपने लोन को, अपने डेब्ट को नहीं चुका पा रहा है तो सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है इस मामले में, और उस सिचुएशन में पार्टनर का पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है रीपे करने के लिए। उनकी कार अगर है, उनका कोई घर है, उनका कोई लैंड है तो वो भी बेच करके भुगतान करना पड़ सकता है। ये पार्टनरशिप की अगर सबसे बड़े अगर खामियाजा की बात करें तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा खामियाजा होता है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है। खैर, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की जब बात करें तो आपको ध्यान रहे कि एवरी पार्टनर्स हैज़ राइट। याद रहे कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके पास एक तरह का वीटो पावर होता है। एवरी पार्टनर्स हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड। याद रहे, कोई भी इम्पॉर्टेंट अगर अपडेट हो रहा है और कोई भी नया बदलाव हो रहा है तो उनको अधिकार होता है, हर एक पार्टनर को अधिकार होता है कि उनसे एक बार पूछ लिया जाए कि ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इनका वो सभी पार्टनर्स अधिकार रखते हैं, हर तरह के डिसीजंस में उनसे पूछा जाए, उनकी सहमति हो, ये भी ज़रूरी मानी जाती है। खैर, वो पार्टनर्स जो हैं उनके पास ये भी राइट होता है कि वो टेक पार्ट भी कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ में। ये भी उनकी एक जो है एक जिम्मेवारियों के तहत माना जाता है।
एक्टिविटीज़ में वो टेक पार्ट कर सकते हैं। तो ये उनसे उम्मीद किया जाता है सभी पार्टनर से कि अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर अब नया बदलाव किया जा रहा है, कोई नया परिवर्तन किया जा रहा है, तो हर एक पार्टनर से कंसल्ट किया जाए, ऐसा उम्मीद किया जाता है। साथ में ये भी उम्मीद किया जाता है कि वो टेक पार्ट करें, बिजनेस के पार्टनर बने ये, और बिजनेस के एक्टिविटीज़ में भी अगर चाहें तो वो पार्ट ले सकते हैं, वो भागीदारी ले सकते हैं, बिजनेस के डे टू डे वर्क में भी वो शामिल हो सकते हैं। ये हर एक पार्टनर्स के पास ये राइट होता है। मतलब पूर्णतः रूप से हर एक पार्टनर के पास कंट्रोल और मैनेजमेंट का राइट डिवाइडेड होता है। सभी के पास अपना एक वीटो पावर होता है जिसके तहत वो अपना पार्टनर्स जो है वो बिजनेस के एक्टिविटीज़ में पार्ट तक ले सकते हैं। डिसीजन भी लेने में उनकी रोल इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, अहम मानी जाती है। खैर, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो एक कंपलसरी नहीं होता है, एक ऑप्शनल चॉइस है। अगर आप चाहें तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने फॉर्म को, और अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट रूप से एक ऑप्शनल चॉइस है। वैसे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप जो होता है, जब कोई अगर मामला फंसता है कोर्ट में, तो उस कंडीशन में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को अपने चीज़ों को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा सा लीगल तौर पे वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। रजिस्टर्ड फॉर्म होना थोड़ा ज़्यादा बेहतर ज़रूर माना जाता है, पर ये कंप्लीट रूप से ऑप्शनल रखा गया है भारत में। आप चाहें तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप ना चाहें तो रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटीज़ अगर पार्टनरशिप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मानी जाती है उस सिचुएशन में। पर इन जनरल पार्टनरशिप जो लाइबिलिटी के तौर पे अनलिमिटेड मानी जाती है, उसमें जो ये रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं माना जाता है। एक ऑप्शनल चॉइस है, आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, आप ना चाहें तो कोई बात नहीं। तो ये 8 ऐसे इसेंशियल फीचर्स हैं दोस्तों जो कि एक पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कहलाने के लिए एलिजिबल बनाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने बात करी वो बात करी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग कम से कम होने चाहिए, पर मैक्सिमम जो है वो 50 लोग ही हो सकते हैं। वही अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, बिना एग्रीमेंट का कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये सुविधा आपको दी गई है कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जो भी रहे एग्रीमेंट होना जरूरी है। हाँ, एग्रीमेंट जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसको हम डिड के तौर पर जानते हैं। वैसे खैर, हमने ये भी बात करा कि बिजनेस का कानूनी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भारत सरकार के नज़र में जो बिजनेस कानूनी तहत पे लीगल और लॉफुल माना गया है, आप उन्हीं सभी चीज़ों का पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी की जब भी बात होती है तो आपसी सहमति बहुत ज़रूरी होती है, और ये आपसी सहमति से ही ये चलाए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि 3 पार्टनर ने मिलकर के बिजनेस को स्टार्ट किया तो तीनों पार्टनर इसमें पार्टनर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, बिजनेस रन करने में, बिजनेस के एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पार्टनर में से कोई एक ही पार्टनर जो है वो एक्टिविटीज़ में शामिल है, बाकी लोग जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, पर एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं भी हो सकते हैं। ऐसी सुविधा पार्टनरशिप के तहत दी जाती है। खैर, अगर हम बात करें आगे तो प्रॉफिट शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट और लॉस और लाइबिलिटीज़ का शेयर करना पार्टनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इसकी प्राइम रिक्वायरमेंट में आता है। वही अगर हम बात करें लाइबिलिटीज़ और पार्टनरशिप की तो ये अनलिमिटेड होती है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई फॉर्म पार्टनरशिप का फॉर्म अगर अपने डेप्ट को पूरा नहीं दे पा रहा है, अपने कर्ज को नहीं उतार पा रहा है, अगर वो बैंक का कर्ज है या डेटर का कर्ज है, तो उस सिचुएशन में सभी पार्टनर्स की आपस के पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है उस डेप्ट को चुकाने में, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरह का एक खामियाजा होता है जो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के तहत हमें देखने को मिलता है। खैर, इसकी अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात अगर हम करते हैं पार्टनरशिप के तहत, तो सभी पार्टनर के पास मैनेजमेंट का राइट होता है, कंट्रोल का राइट होता है, और इतना राइट तो जरूर होता है कि कोई भी बड़े अपडेट से पहले उनसे कंसल्ट किया जाए, पूछा जाए, उनकी सहमति के बारे में जाना जाए। वही अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल माना गया है भारत में पार्टनरशिप को लेकर के। ये एक ऑप्शनल चॉइस है, अगर आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म के अपने फ़ायदे हैं, तो ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। खैर, अब हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बाद आगे के टॉपिक की, जो कि हमें बताता है कि एक पार्टनर के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं। क्योंकि अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आप एक पार्टनर बनते हैं तो आपके क्या क्या राइट्स और आपके क्या क्या ड्यूटीज़ है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा।
इम्पॉर्टेंट होता है। खैर, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले राइट्स की बात करें तो सबसे पहला राइट होता है टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट। आपकी राइट्स के तहत आपकी सबसे पहली जो जानकारी के लिए मैं बताऊं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना आपकी एक सबसे पहली राइट, आपके अधिकार का चीज़ होता है। अगर आप अकाउंट्स एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर हैं और आप पार्टनरशिप फॉर्म में रेगुलर रूप से इंगेज नहीं होते, पर आप चाहें तो अकाउंट के बुक को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये आपके अधिकार में आता है, ये आपके राइट में आता है। दूसरा राइट आता है कि आप बिजनेस में टेक पार्ट भी कर सकते हैं। डेली डे टू डे वर्क में आप आ करके आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। डे टू डे वर्क में आप इंगेज भी हो सकते हैं। अगर आप पार्टनर हैं तो ये भी आपको अधिकार दिया जाता है पार्टनरशिप एक्ट के तहत। खैर, तीसरा पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत आपको अधिकार दिया जाता है कि हर तरह के चेंजेस में आपको हर चीज़ों को लेकर के इन्फॉर्म्ड रहे, हर तरह के चेंजेस को लेकर के आपको हर तरह की जानकारी दी जाए, हर तरह के परिवर्तन को लेकर के आपको जानकारी दी जाए, कंसल्ट किया जाए, ये भी आपके अधिकार में एक आता है। आपका चौथा अधिकार पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है कि आप पार्टनर हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो जो भी आपने आपस में सहमति जताई है, जिस रेशियो में आपने पार्टनरशिप में सहमति जताई है, उस रेशियो में आप अपने प्रॉफिट और लॉस को आप बांट सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। आपके पास अधिकार है कि आप किसी एक नए पार्टनर को अलाउ भी कर सकते हैं और नहीं भी अलाउ कर सकते हैं। आपके सहमति के बिना कोई भी, अगर 5 पार्टनर हैं और 4 पार्टनर चाहते हैं कि एक रामू नाम के व्यक्ति को पार्टनरशिप के अंतर्गत ले लिया जाए, पर आप नहीं चाहते हैं, तो ये रामू नाम का व्यक्ति उस 4 लोगों के चाहने के बाद भी पार्टनर्स नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता बिजनेस का, क्योंकि ये आपके पास वीटो पावर जैसा कुछ होता है, जिसके तहत आप अगर सहमत नहीं हैं तो और बाकी 4 लोग सहमत हैं तो उस व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकती। किसी भी नए व्यक्ति के एडमिशन के लिए सभी पार्टनर्स की सहमति की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये कोई एक पार्टनर भी अगर असहमत है तो नया व्यक्ति, नया पर्सन जो है वो पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं ले सकता, नए बिजनेस में पार्टनरशिप में नए पार्टनर की एंट्री नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ख्याल रहे। ये आपका अधिकार है कि आप किसी को अलाउ भी कर सकते हैं और नहीं भी अलाउ कर सकते हैं, ये आपके अधिकार में आए। आप समय के अनुसार आप चाहें तो आप रिटायर्ड भी हो सकते हैं, ये भी आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। और आप चाहें तो अगर आपने कोई लोन दिया है फॉर्म को, पार्टनरशिप बिजनेस को कोई एडवांस दिया है, ये कैपिटल के अलावा दिया जाने वाला अमाउंट है, जो कि आपने कैपिटल के तौर पे कंट्रीब्यूट किया था, उसके अलावा अगर कुछ एडिशनल तौर पे आपने कुछ अगर पैसा अगर फॉर्म को दिया है लोन अथवा एडवांस के तौर पे, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको 6% के दर से आपको इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए, भले ही इस बात की डिड में कोई चर्चा हुई हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिड इस बात को लेकर के एग्री करता है या नहीं करता है, पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये कानून आपको अधिकार देता है कि आप अगर कोई एडवांस या लोन अगर आपने दिया है तो उस पर आप उस लोन पे, उस एडवांस पे आपको 6% का के दर से आपको इंटरेस्ट मिले। तो ये आपके 7 राइट्स हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, जिसमें पहला राइट था कि आप चाहें तो बुक को जब चाहें तब आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अकाउंटिंग के बुक को, आप बिजनेस में पार्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपके अधिकार के क्षेत्र में आता है कि हर एक जानकारी आपको इन्फॉर्म किया जाए, आपसे कंसल्ट किया जाए, कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो ये आपके राइट में आता है। अगर आप पार्टनर हैं किसी फॉर्म के, साथ में आपके राइट के अंतर्गत आता है कि अगर आप किसी फॉर्म के पार्टनर हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, आपको भी उसका शेयर मिलना चाहिए, ये आपका राइट है। साथ में आपको ये भी ध्यान रहे कि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप अगर चाहें तो किसी नए पार्टनर को आप एंट्री दे सकते हैं और मना भी कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें तो आपको रिटायर होने का भी अधिकार जो है पार्टनरशिप एक्ट जो है आपको देता है। और साथ में अगर आपने कोई लोन या एडवांस अगर आपने दिया है तो उस लोन या एडवांस पे आप जो हैं इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो भी 6% के दर से। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। खैर, ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ड्यूटीज़ में सबसे पहली बात होती है कि आपको अथॉरिटी के विदिन रह करके आपको काम करना होता है। आप मनमाना नहीं कर सकते, आप मनमाना नहीं कर सकते। आपका जो एक लिमिट दिया गया है,
आपको उस लिमिट के तहत रह करके आपको पार्टनरशिप का काम करना होता है। आप पार्टनरशिप के एसेट्स और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के यूज़ के लिए कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते। ये भी आपके ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। और आप जानबूझ के बाय विल आप पार्टनरशिप को लॉस नहीं लगा सकते, घाटा नहीं लगा सकते। अगर आप जानबूझ करके अगर पार्टनरशिप में किसी भी तरह की घाटा की लगाने की कोशिश करते हैं, आप लॉस लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसका भरपाई कंपनसेशन तक देना पड़ सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपके ड्यूटीज़ के तहत आती हैं। अगर आप एक पार्टनर हैं तो आपके सर पे कुछ ड्यूटीज़ भी बांधे गए हैं। आप अगर पार्टनर हैं तो आपके सर पे कुछ राइट्स भी दिए गए हैं। आप राइट्स के साथ साथ आपको ड्यूटीज़ भी एंजॉय करना होता है। तो ये कुछ पार्टनरशिप के तौर पे अगर आप पार्टनर हैं और पार्टनर के तौर पे आपके क्या क्या राइट्स और ड्यूटी है, ये हमने समझने जानने का कोशिश किया। खैर, अगर हम आगे बात करें तो हमारे सामने में आता है कि ये पार्टनरशिप में कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, अगर हम इनकी बात करें, पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, अगर इसकी बात करें तो आपको ध्यान रहे इस बात का कि पार्टनर्स की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो बात होता है वो होता है एक्टिव अथवा एक्चुअल पार्टनर। पार्टनर्स लगभग 4 तरह के एक पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला जो टाइप होता है वो एक्टिव अथवा हम कह सकते हैं कि एक्चुअल पार्टनर होता है। वो पार्टनर होता है जिसको हम रियल पार्टनर भी हम कह सकते हैं। ये वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में दिखता भी है, काम करते हुए भी दिखता है, इंटरेस्ट भी रखता है, प्रॉफिट भी लेता है, कैपिटल भी लगाता है। ये रियल तरह का एक पार्टनर होता है जिसको हम एक्टिव अथवा एक्चुअल पार्टनर होते हैं, जो वास्तव में उस बिजनेस को चला रहा होता है। ये वो पार्टनर होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि वन हु टेक्स पार्ट इन बिजनेस में वो जो व्यक्ति पार्ट लेता है और बिजनेस एक्टिविटीज़ में, ये बंदा जो होता है ये हमारा एक्चुअल पार्टनर कहलाता है। एंड कीप्स इंटरेस्ट इन इट, और बिजनेस में जो इंटरेस्ट रखता है इसको हम एक्टिव पार्टनर के तौर पे कहते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे कि वह व्यक्ति जो बिजनेस में पार्ट लेता है, बिजनेस में भाग लेता है, डेली बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, भाग लेता है, ये एक एक्टिव पार्टनर कहलाता है, एक्चुअल पार्टनर कहलाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ में भाग ही नहीं लगता है लेकिन इंटरेस्ट भी रखता है, प्रॉफिट भी शेयर करता है। ये एक नॉर्मल पार्टनर जैसा होता है, रियल पार्टनर जैसा होता है। हालांकि एक ऐसा पार्टनर भी होता है स्लीपिंग अथवा डॉर्मेंट होता है। यह व्यक्ति पार्टनरशिप में कैपिटल तो इन्वेस्ट करके रखता है, इंटरेस्ट भी बखूबी लेता है, किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें भी वो टेक पार्ट करता है, पर डेली ये बिजनेस में नहीं आता, डे टू डे वर्क से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता, डे टू डे वर्क में ये पार्ट नहीं लेता है, सोया हुआ रहता है, ऐसा यहाँ पे कहने का कोशिश किया गया है। ये इंटरेस्ट भी लेता है, टेक पार्ट लेता है डिसीजन मेकिंग में, नो डाउट ये प्रॉफिट भी शेयर करता है, ये पार्टनरशिप के ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में भी सोचता है कि कैसे उसको डेवलप करना है। ये सभी चीज़ों में टेक पार्ट लेता है। ये एक एक्टिव पार्टनर के तौर पे होता है, लेकिन ध्यान रहे कि एक्टिव पार्टनर के तौर पे होते हुए भी ये एक्टिव पार्टनर में होता है कि ये डे टू डे वर्क में ये भाग लेते हैं, ये डेली ऑफिस जाते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, पर इन सभी चीज़ों से इस भाई साहब को कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इनको जो है ये स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर के तौर पर जाना जाता है, जो सोया हुआ है। ये हर तरह की चीज़ में ये इंटरेस्ट तो रख रहा है पर ये बिजनेस नहीं आ रहा है। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अलाउ कर देता है। जैसे कि मेरा कोई दोस्त है जिनका नाम शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने मुझे अलाउ कर दिया कि आप मेरा नाम जो है वो यूज कर सकते हो, मेरा नाम बिजनेस में यूज कर सकते हो, ऐसा आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति जो है वो भी हमारे पार्टनर हैं। ऐसे सिचुएशन में जो व्यक्ति कहलाता है, जो वास्तव में नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो पार्टनरशिप में ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करके रखता है, ना ही इंटरेस्ट रखता है, ना ही उसको उसके डिसीजन मेकिंग से कोई मतलब होता है, और ना ही वो डेली
एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट करता है, इन सभी चीज़ों में किसी भी चीज़ में वो पार्ट नहीं करता, बस अपना नाम अलाउ कर देता है कि मेरा नाम बिजनेस में यूज हो सकता है, यूज कर सकते हो। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर कहते हैं, नाम मात्र का पार्टनर, जिसने ना पैसा लगाया, ना इंटरेस्ट है, ना प्रॉफिट बांटता है, ना डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेता है, ना ही डेली एक्टिविटीज़ से इसको कोई मतलब है। पर हाँ, वो उसने अलाउ कर दिया है कि तुम अगर चाहो तो मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे अगर तुमको कुछ गुडविल या कुछ फ़ायदा मिल जाए तो बढ़िया है। तो ऐसे व्यक्ति को हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। जैसे अगर मैं कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त हैं मोदी जी, उन्होंने मोदी जी ने कहा है कि तुम अपनी कंपनी के नाम में मेरा नाम जोड़ सकते हो कि मोदी जी भी इसमें पार्टनर हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया, तो मैं मोदी जी को भी पार्टनर शो करने लगा। लेकिन मान लें इस बात को लेकर के कि मोदी जी ने ना ही उसमें पैसा लगाया है, ना ही उनको कोई लेना देना उस बिजनेस से, बस उनके नाम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसलिए ये नॉमिनल पार्टनर कहलाता है, जो कहता है कि आप इसमें नाम का सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। पार्टनर बाय स्टेपल या फिर हम बात करें होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? पार्टनर बाय स्टेपल या होल्डिंग आउट का मतलब होता है कि ये जो व्यक्ति होता है, ही या सी जो भी होता है, ही इज नॉट एन एक्चुअल पार्टनर। आप समझिएगा कि यह जो है ये एक्चुअल पार्टनर नहीं होता, इसका वास्तव में ना ही उस बिजनेस में कोई कैपिटल लगा हुआ होता है, ना ही उस बिजनेस के डिसीजन मेकिंग से कोई मतलब होता है, ना ही उस बिजनेस के प्रॉफिट शेयरिंग करने से कोई मतलब होता है, ना ही किसी तरह का कोई इंटरेस्ट रखता है। पर वो एक्चुअल में बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है। जैसे कि मान लो कि मैं एक फॉर्म में मैं 3 दोस्त हूँ, जिसका नाम है एक्स, वाई और जेड। ये 3 लोग हैं जो एक फॉर्म के पार्टनर हैं, एक फॉर्म के पार्टनर हैं। और हम लोगों ने एक कंसर्ट करा किसी होटल में, जहाँ पे हमने एक व्यक्ति को बुलाया, पब्लिक स्पीकर के तौर पे मैंने किसी एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम है राम जी, जिनको हमने बुलाया। अब ये राम जी ने उस कंसर्ट में मेरे कंपनी के फेवर में बहुत सारी बात रखी, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे थे। उन सभी लोगों ने मेरे कंपनी में पैसा लगाया, मेरे कंपनी को उन्होंने लोन दिया, पैसा लगाया। अब समझिएगा, उन्होंने लोन इसलिए दिया क्योंकि राम जी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, उस कंपनी के ग्रोथ के बारे में बताया, और ये सभी लोगों ने ये समझा कि जो राम जी हैं ये भी इस कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, ये भी इस कंपनी के पार्टनर हैं। जबकि रियल बात तो यही है कि राम जी पार्टनर नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पीच उन्होंने दिया है। पार्टनर तो रियल में एक्स, वाई और जेड है, पर इनके नज़रिए से राम जी जो हैं वो भी पार्टनर हैं उस फॉर्म के। तो इस सिचुएशन में अगर इन लोगों ने जो पैसा दिया तो उन्होंने ये सोचा था कि राम जी भी पार्टनर हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन जब आ जाए तो नियम कहता है, लॉ कहता है, कानून कहता है हमारा, कि अगर जिस समय में उन्होंने लोन दिया उस समय में यह माना गया कि राम जी भी हमारे पार्टनर हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने ये सोच करके जब लोन दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी पार्टनर माने जाएंगे। और अगर वो पैसे का भुगतान अगर इनका नहीं होता है तो उस अवस्था में राम जी को भी जिम्मेवार माना जाएगा, क्योंकि राम जी ने वो जोरदार ग्रोथ का जो भाषण दिया था, जिस वजह से जो पैसा कलेक्ट हुआ था, इसमें राम जी भी बराबरी के दोषी माने जाएंगे, और राम जी की भी लाइबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं उसको रीपे करने की होगी। इसी को हम पार्टनर बाय स्टेपल या होल्डिंग आउट के तौर पे जानते हैं, जो कि वास्तव में पार्टनर होता नहीं है, पर बाय डिफ़ॉल्ट किसी न किसी वजह से, रिप्रेजेंटेशन की वजह से ये पार्टनर मान लिए जाते हैं, पार्टनर मान लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम पार्टनर बाय स्टेपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। जैसे कि मेरे कंपनी की तरफ से कोई एक मैनेजर जो है, वो एक मैनेजर है मेरे कंपनी का, वो किसी बिजनेस डील में गया और उसने उस डील में खुद साइन किया। इसका नाम मोनू था, तो इसने बिजनेस डील में उसने मोनू के नाम से साइन किया, जबकि ये व्यक्ति जो था वो मेरा मैनेजर है।
लेकिन जो बिजनेस डील में इन्होंने साइन किया, इसमें इन्होंने साइन करने के बाद ऐसा माना गया कि मोनू जो है वो भी इस बिजनेस का पार्टनर है। तो इस सिचुएशन में मोनू ना पार्टनर होते हुए भी सामने वाले की नज़रों में पार्टनर बन चुका है। तो इस सिचुएशन में कानून कहता है कि उन्होंने जो डील किया था वो ये सोच के किया था कि मोनू जो मैनेजर नहीं है, पार्टनर है। तो कानून कहती है कि इसको पार्टनर के तौर पे ही उनके नज़र में ट्रीट किया जाएगा, और कोई भी अगर लाइबिलिटी आती है तो उस सिचुएशन में ये मोनू भाई साहब भी हैं, ये भी बियर करेंगे, ये भी उस लाइबिलिटी को शेयर करेंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पार्टनर जो होते हैं हमारे पार्टनरशिप के अंदर वो 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव, जो डेली काम कर रहा है, डेली दिख रहा है, डेली हर एक तरह के डिसीजंस ले रहा है, पैसा भी लगाया है, प्रॉफिट भी कमा रहा है। वही डॉर्मेंट पार्टनर वो व्यक्ति होता है जो कि पैसा तो लगाया है, प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, डिसीजंस में भी पार्ट ले रहा है, इंटरेस्ट भी रख रहा है बिजनेस में, पर वो डेली आ नहीं पा रहा है, वो दिन भर पड़ा रहता है अपने घर पे, उसको बिजनेस के ऑपरेशन से, बिजनेस में होने वाले डे टू डे वर्क से कोई मतलब नहीं है। इसको हम डॉर्मेंट या फिर हम स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे जानते हैं। वही अगर हमने बात करी नॉमिनल पार्टनर की, नॉमिनल पार्टनर वो व्यक्ति होता है जो ना उस बिजनेस में पैसा लगा रखा होता है, ना ही उस बिजनेस से कोई इंटरेस्ट होता है, ना ही उसको प्रॉफिट मिलता है, और ना ही उसके डिसीजन मेकिंग में वो पार्ट लेता है। बस वो अपने नाम को अलाउ कर देता है कि नाम तो मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मेरे अगर दोस्त अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या मोदी जी हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि अपना नाम तो मेरा इस्तेमाल कर सकते हो एज ए पार्टनर के तौर पर वास्तव में पार्टनर हूँ नहीं, तो उस सिचुएशन में मैं उनका अगर नाम इस्तेमाल करता हूँ अपने बिजनेस में अच्छे गुडविल के लिए, तो वो हमारे पार्टनर बाय नॉमिनल कहलाएंगे। खैर वही बात करें पार्टनर बाय स्टॉपल या फिर होल्डिंग आउट, ये एक्चुअली में धोखे से ये पार्टनर बन जाते हैं। ये वास्तव में पार्टनर होते नहीं हैं, पर अपने रिप्रेजेंटेशन, हाव भाव या कोई एक ऐसा एक्टिविटीज़ फॉर्म के संबंधित करते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है, लोगों को, पब्लिक को लगता है कि ये भी इस बिजनेस का पार्टनर है। तो इस सिचुएशन में कानून कहता है कि अगर जिस समय में वो पार्टनर समझ के कि उन्हें अगर बिजनेस में उनके वजह से अगर लोन दिया गया था, राम जी के स्पीच की वजह से पब्लिक ने जो लोन दिया था उस फॉर्म को, तो जब लोन वापस करने की बात होगी और ये XYZ जो रियल पार्टनर है वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो जिम्मेवारी राम जी के सर पे भी आएगी, क्योंकि पब्लिक ने, जनता ने ये माना था उस वक्त कि राम जी भी उस पार्टनर के, उस बिजनेसशिप के पार्टनर्स हैं। तो इसको बाय होल्डिंग कहते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से, रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होता है जिस वजह से उनको पार्टनर मान लिया जाता है। और लॉ भी इस बात को एग्री कहती है कि अगर आपने इस तरह से एक्टिविटी जो खुद से रिप्रेजेंट करा है कि आप उस बिजनेस के पार्टनर हैं, तो आपको उस पार्टनर के तौर पे आपकी लाइबिलिटीज़ भी निभानी पड़ेगी, अब बनो काबिल। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पार्टनरशिप के तौर पे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के तौर पे हमने समझा, इसेंशियल फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे हमने समझा। हमने ये देखा कि पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ और राइट्स हैं जो कि पार्टनरशिप चैप्टर से संबंधित थे। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हैं तो ये मेरा रहा योर एडिटर, मेरा सोशल मीडिया हैंडल, जहाँ पे मुझे सर्च कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वही अगर आप क्लास वाइज अगर चैप्टर नोट्स चाहते हैं तो यो एडिटर अपडेट्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस के PDF और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो